दोस्तों आज की कहानी है बस करो पलंग टूट जाएगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। मीनू को पक्का यकीन था कि यह औरत वही है और 2 पल की बातचीत में यह साबित भी हो गया। वह उसकी सगी भाभी प्रभा थी जो पिछले 5 सालों से गुमशुदा थी। मीनू ने लंबी सांस ली और खिड़की से बाहर झांका। पता लगा कि अब सुबह हो गई थी। ड्राइवर को कहीं चाय के लिए रुकने को कहकर वह हवा के तेज झोंकों का मजा लेने लगी। मीनू सुबह सुबह 4 बजे पूना से चली थी। अब बस मुंबई आने को ही था। यह जगह गांव जैसी लग रही थी। खैर मीनू को तो चाय की तलब लग रही थी। गाड़ी एक छोटे से बाजार आ गई। वहाँ लाइन से चाय के ठेले लगे थे। मीनू की आवाज़ पर ड्राइवर ने गाड़ी के पहियों को रोक दिया। एक औरत चाय का ऑर्डर लेने आई। उसकी सूरत देखकर मीनू तो जैसे आसमान से गिरी। उसने चाय मंगवाई और ड्राइवर को दूर नजर आ रही मंदिर में रुपए चढ़ाने भेज दिया। वह फटाफट चला भी गया। दरअसल उसको भी बीड़ी पीने की तलब लग रही थी। मीनू को पक्का यकीन था कि यह औरत वही है और 2 पल की बातचीत में यह साबित भी हो गया। वह उसकी सगी भाभी प्रभा थी जो पिछले 5 सालों से गुमशुदा थी। मीनू ने उससे खैरियत पूछी और प्रभा ने उसको खुलकर बता दिया कि यह सब कुछ कैसे हुआ। ससुराल में खेतों का मैनेजर ही उसका आशिक था और जायदाद के लालच में उसने ही प्रभा का यह हाल कर दिया था। मीनू को प्रभा ने बताया, लड़कपन से ही मैं बहुत आज़ाद किस्म की थी। शायद 3 भाइयों में अकेली होने के चलते ऐसा था। शादी हुई तो ससुराल में सारी आबो हवा और माजरा बहुत जल्द समझ आ गया। बड़े बड़े खेत थे, बाग बगीचे थे, खूब दौलत थी और पति अकेले थे। तुम एक बहन थी मगर तुम भी मस्त मौला टाइप ही थी। तो यहाँ मेरी एक तरफ से लॉटरी खुल गई मगर अपनी हवस में आधी मैं यह नहीं समझ सकी कि यह क्या कर रही हूँ। यह दौलत कोई मैंने तो नहीं कमाई है। इसकी रखवाली तक तो ठीक है पर सबकी आंख में धूल झोंक कर इतनी रंगीनियाँ सबको खुलेआम धोखा। मैं यह सब कैसे कर सकती हूँ? मगर जवाब भी मैं अपने हिसाब से बना लिया करती। बचपन से कोई अंकुश रहा ही नहीं। सारे सही गलत तो मैंने अपने तरीके और अपने सहूलियत से बना कर रखे थे। जैसी मेरी फितरत हो रही थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे इतने बुरे दिन देखने को मिलेंगे। मगर यह जाजम तो मैंने ही तो खुद अपने लिए बिछा रखी थी। हाँ तो मीनू, तुम बस सबसे कमज़ोर थी। मैं तुमको फुसलाने लगी, उल्लू बनाने लगी। देखो मीनू, मैं कभी नहीं कहती थी कि तुमसे बात किए बिना मेरा काम नहीं चल पाता। मगर सिर्फ तुम्हारे ही लक्षण, सो विचार, चाल चलन से ही ऐसे कि मेरा काम आसान हो गया। मैं तो आशिक मिजाज थी लेकिन तुम्हारे ये अंदाज मेरे बाकी के अवगुण भी बहुत आसानी से छिपाते चले गए। तुम्हारे पति को तो अपने हर मिनट को डॉलर में बदलने का जुनून सवार था और तुम्हारे होने ना होने से उसको कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी वह अच्छी तरह समझ गया था कि तुम्हारे पर्स में नोट भरे हों और वार्डरोब में फैशनेबल कपड़े हों तो तुमको यह भी याद नहीं रहता कि तुम्हारा कोई पति भी है। वह इस बात का फ़ायदा उठाकर तुमको आज़ादी देने के नाम पर नज़रअंदाज करता रहा। मीनू, वह खुद एक नंबर का एसेस भी है। 2-3 बार उसने मुझसे भी लिपटने की कोशिश की मगर उसके बदन का पसीना मुझे उल्टी सी आती थी। पर तुम तो बेफिक्र सी अपने रंग में रही। तुम आए दिन मायके आकर पड़ी रहती और तुम्हारे माता पिता यानी मेरे सास ससुर तुम्हारी संगत में मिठास से सरोबोर रहते।
वे बस खाते पीते आराम करते और तुमसे ही गफियाते रहते। उनको, तुम्हारे पति को और तुम्हारे भाई तक को अपने जुआ ताश वगैरह के नशे पत्ते में यह कभी पता तक नहीं रहता था कि मैं क्या कर रही हूँ। खेत में जाने के बहाने वहाँ कौन कौन से गुल खिला रही हूँ। मैं बस तुमको दिखावे के चलते लाड प्यार करती और सास ससुर ही नहीं मेरे पति भी भावुक होकर बहुत खुश हो जाते कि मैं कितनी व्यवहारिक हूँ, ननद के साथ इतनी सरल सहज हूँ। फिर उनको कभी बुरा नहीं लगता था कि मैं अपनी चला रही हूँ। उनकी मर्जी कहीं है कि नहीं। खाना रोज बाहर से आ रहा है, कितनी चीज़ें बर्बाद हो रही थी और मैं तो अपनी रवानी में उसके साथ कभी यहाँ कभी वहाँ बस आवारा गर्दी करती फिरती। तुम बस यही सोचते कि मैं कितनी जिम्मेदार हूँ, बाग बगीचे अनाज मवेशी देख रही हूँ, इस घर के लिए तन मन धन से जुटी हुई हूँ। तुम तो अपने भाई की तरह हद दर्जे की निकम्मी थी, लेकिन मेरा काम तो आसान कर रही थी। हले हले मैंने तुम्हें उपन्यास में डूबे रहने और हर दूसरे दिन सिनेमा घर जाकर फिल्म देखने का ऐसा आदी बना दिया कि तुम उस लत से बाहर आ ही नहीं सकी। आती भी तो कैसे, मैं जो तुम्हारी हर बुरी आदत को खाद पानी दे रही थी और मुझे मुश्किल हुई भी नहीं। तुम जब मन होता पसर कर सोती ही रहती थी। तुम भी अजीब थी, जब जो मन होता वह करती। रात को बाहर बैठकर नूडल्स खाती, सुबह से दोपहर तक खर्राटे भर पलंग तोड़ती। मैंने तो बस तुमको हवा दी। मैं तुमको हमेशा राजकुमारी कहती रहती थी, जबकि सच यह था कि तुम तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं थी। तुम्हारे दिलो दिमाग में बस आराम तलबी के कीटाणु भरे पड़े थे, बस खाना और सोना, बाकी समय ख्याली पुलाव में मगन रहना, अपने सुकून में मस्त मगन रहना। मैं तुम्हारे भाई और तुमको इतना आराम दे रही थी कि तुम इसके आदी बनते चले गए। माता पिता तो खैर 65-70 साल की उम्र को छू रहे थे। उनका सुस्ताना जालमी था। मेरा हर नाजायज़ काम तुम्हारे आलस के पर्दे में तसल्ली से परवान चढ़ रहा था कि एक दिन वह धोखेबाज मुझे अपनी चाल में फंसाने आया। मैं उसके जाल में ऐसी अटकी कि वह मुझे उल्लू बनाकर चला गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझसे 3 साल छोटा मेरा दीवाना खेल खेल जाएगा और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। याद है ना, उन दिनों तुम अपने माता पिता और भाई के साथ शिमला गई थी। गर्मी बहुत थी और तुम लोग 2-3 हफ्ते तक वहाँ से वापस नहीं लौटना चाहती थी। मुझे कुछ पिलाया गया था और फिर हल्की सी बेहोशी में मुझे याद है कि मुझे कसकर बांध दिया गया था। मैं हिलकर जितनी भी ताकत थी जूझती रही। मैं बहुत चीखी, जितना दम बचा था उतना चीखी, पर वह सबको अपने साथ मिला चुका था। बंगले का रसोइया, माली और चौकीदार सबने हाथ पैर बांधकर मुझे ट्रक में पटक दिया और यहाँ इतनी दूर गांव में फेंक दिया। यहाँ पर पूरे 2 साल मजदूरों की तरह दिहाड़ी करके मैं बच सकी। पत्थर तोड़कर, झाड़ू लगाकर, नाली साफ करके रोटी खाई। न जाने कैसा चमत्कार हुआ कि मैं निराश नहीं हुई। यह अब चाय का ठेला है, इसमें मेरा बहुत ही मज़े में गुजारा हो जाता है। तुम लोग बेहद याद आते थे, पर अब तक तो मेरी हर काली करतूत पता लग गई होगी। इस शर्म से मैं यहीं रही, कहीं नहीं गई। कितने दिन तो मुँह छिपाती रहती कि कोई मेरी पहचान ना कर ले, मगर वह एकदम से ही इतनी नफरत क्यों करने लगा? इतना नाराज़ कैसे हुआ? बीच में मीनू ने पूछ लिया। बस जलन हो गई थी उसको। उसने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया था। हाँ, वह सहन नहीं कर सका। तुम जानती हो ना मेरी तलब।
मुझको मवेशी संभालने वाला एक नया लड़का बहुत ही भा गया था और मेरा काफ़ी समय उसके साथ गुजरने लगा था। वह मेरे बालों को सहलाता था, पैर दबाता था, बहुत सेवा करता था। इतना कहकर प्रभा ने एकदम चुप्पी साध ली। उसके आगे और कुछ भी नहीं बताकर वह जरा ठहर कर आगे बोली, कैसे हैं सब? जायदाद तो वह डकौत लूट ले लिया होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्रभा सिखसने लगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। नहीं, हम लोग लौटे और तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी। तुम अपनी मर्जी से चली गई थी, फिर भी हम लोगों ने तुम्हारे अचानक गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। चिट्ठी भी लिख दी मेरे नाम से। मेरे ही लेख को कॉपी कर लिया। उफ, तड़प कर रह गई। प्रभा, हमने तुम्हारे भाइयों को खबर की पर वे आए ही नहीं। यह बहुत अजीब हुआ। हाँ, उसके तकरीबन 1 महीने बाद वह मैनेजर भी अफीम के नशे में कुएं में छलांग लगा बैठा। उसकी पत्नी और बच्चों को हम लोगों ने सहारा दिया। अब वही मेरी नई भाभी है, सब संभाल रही है, मेरा पूरा ख्याल रखती है। बच्चों को हमने अपने परिवार में शामिल कर लिया है। वे बहुत मेहनत करती हैं। रुपया पैसा हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। मैं तो कल शाम पूना आ गई थी। मेरे पति वहाँ पर एक आश्रम के संचालक हो गए हैं। लगता ही नहीं कि वे 40 साल के हो गए हैं। मुझसे भी छोटे लगते हैं। मीनू ने हंसकर कहा। प्रभा बड़ी हैरत से सुन रही थी और बहुत मुश्किल से यकीन कर पा रही थी। मुश्किल से 3-4 घंटे लगते हैं यहाँ पहुँचने में। मीनू बोली, अच्छा। कहकर प्रभा चुप हो गई। अब वह कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। मीनू ने उसको बताया, मुझे दोपहर 12 बजे तक फिजियोथेरेपी के लिए अस्पताल पहुंचना है। मेरी कलाई में दिक्कत है। मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है। तुम अपना ख्याल रखना। कहकर मीनू अपनी कार की ओर लौट गई। प्रभा उसको जाते हुए देर तक देखती रही और फिर जूठे गिलास मांजने लगी।